बीजेपी की स्थापना आज से 43 वर्ष पहले 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और उस समय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया था और बीजेपी ने अपना लोकसभा चुनाव 1984 में लड़ा था पहला, और तब इन चुनावों में उसे केवल 2 लोकसभा की सीटें मिली थी। लेकिन आज उसी बीजेपी के पास देश की लोकसभा में 303 सीटें हैं, यानी 2 सीटों से 303 सीटों का यह सफर है। अब हम आपको वो 5 बातें बताते हैं जो बीजेपी को बाकी पार्टियों से अलग बनाती हैं और जो आपको ये बताती हैं कि ये 2 सीटों से 303 सीटों का सफर बीजेपी ने कैसे तय किया, और जो बीजेपी की विरोधी पार्टियां हैं, जो बीजेपी को पसंद नहीं करते, ऐसे नेताओं के लिए भी आज इस विश्लेषण में बहुत कुछ सीखने के लिए होगा। इसलिए बीजेपी के विरोधियों को भी हम ये कहेंगे कि आज इन बातों को जरूर ध्यान से सुनें, उनके भी काम आ सकती है। पहली बात, स्थापना के बाद से आज तक बीजेपी एक बार भी कभी टूटी नहीं है, जबकि कांग्रेस अपनी स्थापना के बाद से 70 बार टूट चुकी है। दूसरी बात, बीजेपी भारत की पहली स्वदेशी राष्ट्रीय पार्टी है और इसका गठन भी आजाद भारत में हुआ है और इसकी विचारधारा पूरी तरह से भारतीय मूल्यों और उसकी संस्कृति पर आधारित है। जबकि कांग्रेस का गठन आजादी से पहले 1885 में हुआ था। अंग्रेजों ने ही कांग्रेस पार्टी का गठन किया था और कांग्रेस पार्टी का जो पूरा स्वरूप था वो बहुत अंग्रेजों से प्रभावित रहा था और वो आज़ादी से बहुत वर्ष पहले ही उसका गठन हो चुका था। हमारे देश में 3 राष्ट्रीय पार्टियां मानी जाती हैं अगर आप देखें तो, एक कांग्रेस, दूसरी बीजेपी और तीसरी कम्युनिस्ट। कांग्रेस अंग्रेजों की विचारधारा से प्रभावित थी। कम्युनिस्ट पार्टी जो वैश्विक रूप से जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी उससे प्रभावित थी, यानी वो भी भारत की विचारधारा से प्रभावित नहीं थी। और बीजेपी, ये 3 पार्टियां हैं। बीजेपी आज़ाद भारत में उसका गठन हुआ और पहली ऐसी पार्टी है जिसे आप इंडिजिनस कह सकते हैं, यानी जो पूरी तरह से भारतीय मूल्यों पर आधारित और भारतीय विचारधारा पर आधारित पार्टी है। तीसरी बात, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद से बहुत दूर रहती है और ये कांग्रेस और बीजेपी में एक बहुत बड़ा अंतर है। बीजेपी में आप ये नहीं देखेंगे कि जो आज बीजेपी अध्यक्ष है उसका बेटा अगली बार अध्यक्ष बन जाएगा, या आज जो प्रधानमंत्री है उसके परिवार का कोई और व्यक्ति अगली बार प्रधानमंत्री बन जाएगा, और एक ही परिवार के लोग प्रधानमंत्री बनते रहेंगे और अध्यक्ष भी बनते रहेंगे। चौथी बात, बीजेपी भारत की पहली ऐसी पार्टी भी है जिसकी राजनीति पारंपरिक राजनीति से अलग है। पारंपरिक राजनीति जो बात मानी जाती थी वो होती थी वो मुद्दे जिनसे चुनाव जीते जा सके, वो राष्ट्रीय मुद्दे हों या ना हों। बड़ी बात ये होती थी कि ऐसे मुद्दे जिनसे चुनाव आप जीत सकें, जैसे तुष्टीकरण का मुद्दा, जैसे धर्म के कार्ड को खेलने का मुद्दा, जैसे अल्पसंख्यकों के साथ उन्हें चुनाव में इस्तेमाल करने का मुद्दा। लेकिन बीजेपी ने बिल्कुल नई तरह की राजनीति की शुरुआत की। बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए शुरुआत में वो कौन से थे? देखिए, उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, उन्होंने धारा 370 का मुद्दा, जम्मू कश्मीर का उठाया, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया। ये वो मुद्दे थे जिन्हें भारत की पारंपरिक राजनीति में राजनीतिक मुद्दे कहे ही नहीं जाते थे। ये बिल्कुल गैर राजनीतिक मुद्दे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी आज इन गैर राजनीतिक मुद्दों पर राजनीति करते करते उन्होंने देश की पूरी राजनीति को आज इन मुद्दों पर लाकर केंद्रित कर दिया है। 5वीं बात, बीजेपी ने ऐसे मुद्दों को राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बनाया जिनका पहले मजाक उड़ाया जाता था और कहा जाता था कि ऐसे मुद्दे तो राजनीतिक हो ही नहीं सकते। और जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ गैर पारंपरिक मुद्दे उन्होंने उठाए जो राजनीति से दूर थे, जो गैर राजनीतिक थे, जैसे राम मंदिर का मुद्दा, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का मुद्दा, 3 तलाक का मुद्दा। ये सामाजिक मुद्दे थे या फिर जो लोगों के दिमाग में थे। इसके अलावा आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आज बीजेपी के पास 17 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, जबकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पास 9 करोड़ 3 लाख कार्यकर्ता हैं। और आज बीजेपी को इलेक्शन की एक मशीन कहा जाता है क्योंकि वो एक मशीन की तरह काम करती है और मशीन न थकती है न छुट्टी लेती है और बिना रुके काम करती है। इसी तरह बीजेपी भी मशीन की तरह ज़मीनी स्तर पर अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम करती है। और बीजेपी ने असल में ये बताया कि संगठन और संगठन की ताकत क्या होती है। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ उसके वोटर भी जुड़े हुए हैं और उसके कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी की 43 वर्षों की यात्रा को अगर हम 4 चरणों में बांटें
तो इनमें पहला चरण होगा 1980 से 1990 के दशक का। इस चरण को बीजेपी के लिए अप्रासंगिक चरण आप कह सकते हैं, क्योंकि इस समय में बीजेपी का राष्ट्रीय राजनीति में ना तो कोई कद था, ना प्रभाव था, ना बीजेपी प्रासंगिक थी। बहुत ही छोटी और गैर प्रासंगिक शुरुआत बीजेपी की रही। दूसरा चरण वर्ष 1990 से 2004 के बीच का आप मान सकते हैं, जब बीजेपी ने राम मंदिर को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया और पहली बार 1999 से 2004 के बीच 5 साल तक देश की पहली गठबंधन की सरकार चलाई। यह रिकॉर्ड था और यह वो समय था जब बीजेपी ने अपने आप को कंसोलिडेट किया, सरकार तक पहुंच गई, लेकिन एक सीमा तक जाकर फंस गई। तीसरा चरण 2004 से 2014 के बीच का लगा सकते हैं आप, या 2010 के बीच का, जब बीजेपी 2 लोकसभा चुनाव हारी और लगातार विपक्ष में रही। और जैसा मैंने आपको बताया, ये वो चरण था जब बीजेपी 150 सीटों के आसपास फंस कर रह गई, 130-140 सीटों के आसपास फंस कर रह गई, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाती थी। और लोगों को लगा कि बीजेपी अब अपनी पीक तक पहुंच चुकी है, अब इसके आगे कोई गुंजाइश नहीं, इसके आगे नहीं बढ़ पाएगी। और चौथे चरण को आप 2010 से अब तक का चरण मान सकते हैं। और इस चरण को आप जो है डेकेड ऑफ चेंज कह सकते हैं, यानी ये ऐसा दशक है जो बदलाव लेकर आया। यहां बड़ी बात यह है कि जो लोग 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की जीत पर यह कहते थे कि देश में मोदी की लहर चल रही है और लहरें तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, एक लहर आई, अब ये लहर ज्यादा दिन चलेगी नहीं, वो लोग इस बदलाव के मूल स्वभाव को समझ ही नहीं पाए। असल में ये मोदी की लहर नहीं थी, ये मोदी का युग था और ये समय युगांतर का था, यानी जब नया युग बदल रहा था और ये युग मोदी का युग था। बीजेपी के बारे में एक और खास बात यह है कि जहां कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों की राजनीति हमेशा अल्पसंख्यक वर्ग तक सीमित थी और इन पार्टियों ने अल्पसंख्यकों को एकजुट करने पर जोर दिया, तब बीजेपी ने मेजॉरिटी बेस्ड पॉलिटिक्स की और हिंदुओं को कंसोलिडेट किया। पहले कांग्रेस पार्टी ने भारत के वोटर्स को 20 और 80 के फॉर्मूले में बांटा हुआ था, 80-20 के फॉर्मूले में बांटा था। इनमें 20% अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को उन्होंने एकजुट कर लिया, लेकिन 80% हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांटकर उस वोट बैंक के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जैसा आप पहले की बात देख रहे हैं। और फिर इसे उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया और सोशल इंजीनियरिंग करके ये हिंदुओं के अलग अलग वर्गों के वोट ले लिया करते थे। लेकिन बीजेपी ने पहली बार इन 80% हिंदुओं को एकजुट कर दिया और ये जो जातियों के छोटे छोटे वोट बैंक थे उसे कंसोलिडेट कर दिया और ये जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी उसको 80% में एकजुट किया और फिर जो 20% जो था उस 20% में छोटे छोटे स्लाइस बनाने की कोशिश की। जैसे आज भी बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो प्रोग्रेसिव हैं, जो अब बीजेपी को वोट देने लगे हैं, जिन्हें 3 तलाक का आइडिया पसंद आया। और दूसरी बड़ी बात नरेंद्र मोदी के शासन में जो हुई वो ये कि पहले राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते थे और चुनाव जीतने के मुद्दे अलग होते थे, और चुनाव जिन मुद्दों पर जीते जाते थे वो जरूरी नहीं कि वो राष्ट्र के लिए भी वो मुद्दे सही हों और अच्छे हों, और जो मुद्दे राष्ट्र के लिए अच्छे होते थे उनसे पार्टियां चुनाव हार जाती थी। इसलिए आपने